Welcome to speedearning.in. शेयर मार्केट, शेयर मीन्स हिस्सा। शेयर मार्केट है क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले इस पे बात करनी पड़ेगी। कोई भी छोटा मोटा व्यापार कोई इंसान करता है तो अपनी खुद की पूंजी से कर सकता है। उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की ज़रूरत है तो उसके पास उतनी पूंजी होती है, वो अपना व्यापार करता है। लेकिन अगर एक बड़े पैमाने पे किसी उद्योग या व्यापार को शुरू करना हो तो बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी पूंजी जुटाने के लिए, इतना बड़ा कैपिटल इकट्ठा करने के लिए लोगों की हिस्सेदारी की ज़रूरत होती है। तो शेयर मार्केट में उसी तरह के हिस्से को जुटा के, उसी तरह पूंजी को जुटा के किसी भी व्यापार को शुरू किया जाता है। कोई भी बड़ा उद्योग या व्यापार किसी एक व्यक्ति की पूंजी से नहीं चल सकता। इसलिए कंपनी, कोई भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करके पैसा जुटाती है, बिजनेस में लगाती है और बिजनेस में होने वाला जो फ़ायदा है वो फ़ायदा सबके हिस्से में आता है। तो शेयर बाज़ार के ज़रिए एक आम आदमी बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी कर सकता है। मतलब आपने अगर टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद लिया तो आप टाटा के पार्टनर हो गए। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर खरीद लिया तो आप अंबानी जी के पार्टनर हो गए। अगर आपने इन्फोसिस का एक शेयर खरीद लिया तो हो सकता आप दुनिया के किसी एक गांव में हो, उस गांव में जहां इंटरनेट या कंप्यूटर नाम की चीज़ ना हो, लेकिन आपने इन्फोसिस का शेयर खरीद रखा है और इन्फोसिस सारी दुनिया के क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसकी यूएस में, यूरोप में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्लाइंट्स है। वो उनके लिए क्या काम कर रही है, किस काम से कितना पैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन वो पैसा आपकी जेब में आ सकता है। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो किसी भी इकोनॉमी का आधार बनता है स्टॉक मार्केट। इकोनॉमी के में जो बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें जितने बड़े बड़े बिजनेस है वो सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। और लोगों के घर का जो रखा हुआ पैसा है, जो आइडल था, या तो एफडी में भी अगर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बैंक्स में आप रख देंगे तो बैंक आपको पैसा कहाँ से ला के देगी? क्या वो ज़मीन में पैसा बो देगी तो 1 के 2 नोट हो जाएंगे? नहीं, उसको भी ज़रूरत है। कोई व्यापार, कोई उद्योग में अगर वो पैसा लगाए, या मकान बनाने में कोई रियल्टी कंपनी मकान खड़ी करती है, कोई दूसरा काम होता है जो प्रोडक्टिव है, जो पैसे को बढ़ाता है, तभी तो बैंक आपको ब्याज दे सकती है। तो हिस्सेदारी का फ़ायदा कंपनीज में 2 तरीके से दिया जाता है। पहला होता है डिविडेंड, लाभांश, कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसको सभी हिस्सेदारों में बांट दिया जाता है। तो अगर आपको 5 रुपये डिविडेंड मिला है एक शेयर पे, तो 100 शेयर आपके पास है तो 500 रुपये आपको मिल जाएगा। ऐसे 2 करोड़, 5 करोड़ या 20 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं तो सभी को वो लाभांश बांट दिया गया है। दूसरी चीज़ होती है शेयर की जो प्राइस होती है उसमें अप्रिसिएशन। आप शेयर में हिस्सेदार हैं तो उसमें एक लाभांश आपको लगातार, जब तक आप हिस्सेदार हैं, वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है, तब तक तो वो डिविडेंड आपको मिलता ही जा रहा है। लेकिन दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि जो शेयर आपने लिया था 200 रुपये के प्राइस पे, वो बढ़ के 300 हो गया, फिर वो 800 रुपये हो गया, फिर वो 1500 रुपये हो गया। शेयर का भी भाव बढ़ता जा रहा है। या ठीक है, मकान खरीदने की तरह है कि मकान जब आपने खरीद के अपने पास रखा हुआ है तो आपको उसका रेकरिंग इनकम किराए के रूप में मिल रहा है, लेकिन साथ साथ मकान की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो जिस दिन आप मकान को बेचेंगे उस दिन वो 20 लाख का मकान 50 लाख रुपए में बिकेगा और जो किराया आपने कमाया वो अलग फ़ायदा है। भारतीय शेयर मार्केट परफॉर्मेंस के बजाय परसेप्शन पे ज़्यादा निर्भर करता है। कोई सी भी नई इकोनॉमी है जहाँ भी नॉलेज कम फैला हुआ है, अवेयरनेस कम है, वहाँ पे अफवाहें काम करती है, वहाँ पे इमोशनल होता है इंसान, क्योंकि इमोशंस को नॉलेज का बेस नहीं मिलता। तो ऐसे में 80% जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं वो बगैर पूरी जानकारी के काम कर रहे हैं। उनको कोई राय दे रहा है, वो फटाफट खरीदी बिक्री कर रहे हैं। और जहाँ कंपनी का परफॉर्मेंस दुगना हो रहा है तो शेयर की कीमत 20 गुना भी हो सकती है। तो ये एक तरीके से कहेंगे कि थोड़ी अनरिजनेबल प्राइसिंग भी हो जाती है। शेयर मार्केट देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। इसके बगैर देश के सारे उद्योग आधार में लटक सकते हैं। फिर शेयर मार्केट को लेके लोग इतने नेगेटिव क्यों हैं, क्यों सब लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से घबराते हैं? क्योंकि आम भारतीय की मानसिकता, ये बात भारतीय होने की नहीं है,
किसी भी देश में अगर पिछले हालात बुरे गुजरे तो आप डर में जियोगे, और जब अच्छे हालात आने लग जाएंगे, आपका अपना आत्मविश्वास आने लग जाएगा, तो फिर आप डरना छोड़ देंगे। जैसे अभी अमेरिका डरने लगा है क्योंकि उसकी वहाँ की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, यूरोप डरने लगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। तो बात कहीं किसी देश के नागरिक होने की नहीं होने की नहीं है, बात है उन हालातों की समझने की जिससे वो इमोशंस, वो सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं। तो बचपन से हमको ऐसे कामों से रोका जाता है जहाँ जोखिम हो, क्योंकि पैसे की इतनी लिक्विडिटी थी नहीं, तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप लाख रुपया कहीं ख़त्म करके आ जाओगे तो बाकी लाख रुपया और रखा है घर में। तो कुल जमा पैसा ही कम था घर में, तो आपको किसी तरह के प्रयोग की आज़ादी नहीं थी, इसलिए कहा जाता था कि भाई जोखिम मत लो। फिर सर्विस क्लास मेंटेलिटी का जोर होने से सुरक्षा का रवैया मुख्य होता था, तो चाहे पैसा बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो हाथ में वो कम नहीं हो जाए। तो आप कहीं पे भी नौकरी कर लो, अब सबको नौकरी करना है, किसकी नौकरी करोगे? भाई उसी की नौकरी करोगे ना जो व्यापार कर रहा है। अगर व्यापारी नहीं तो क्या आप सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे? वहाँ तो हाथ खड़े हो चुके। तो जितनी भी नौकरियां आज आपको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़ी एंटरप्राइज खड़ी हुई है वही तो नौकरी दे रही है। तो हम लोगों को ये ज़रूर समझना है कि अगर हम सब लोग सुरक्षित होने की चिंता में रहे तो हम सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो जाने वाले हैं। अगर हर आदमी सोच रहा है कि मैं अपने घर में जाके सो जाऊँ, तो फिर उस सीमा पे खड़े जो सैनिक है वो भी कहेंगे मैं भी घर पे जाके सो जाता हूँ। फिर क्या होगा? आपकी सुरक्षा रहेगी नहीं। तो कुछ जोखिम लेने वाले लोगों की वजह से ही सुरक्षा का गाना गाने वाले लोग सुरक्षा को थोड़ा बहुत महसूस भी कर पा रहे हैं। ऐसे में बैंक, एफडी या पोस्ट ऑफिस आदि विकल्प चुने जाते हैं जहां निश्चित मिनिमम गारंटी आपको दी जाती है। किसी आदमी से आप लगातार एक फिक्स रिटर्न मांगते हो, लाख रुपए दे के आप मांग रहे हैं, फिक्स क्या दोगे? तो वो आपको मिनिमम कमिट करेगा कि लाख पे 8,000 9,000 रुपया दूंगा। जब उसको पता है कि 15-20 हज़ार मिल जाएंगे तो आपको 8-9 हज़ार रुपये देगा। तो बैंक्स का क्या होता है, उनको कोई भी लोन लेने आता है वो उससे 14-15% का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, उसमें से 8-9% आपको देते हैं, यही उनका मार्जिन। तो अगर इकोनॉमी बर्बाद होगी तो फिर तो बैंक सबसे पहले डूबेगी, तो सबकी हालत ख़राब होगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और आप अपने डब्बे की चिंता कर रहे हैं, पूरी ट्रेन किधर जा रही है, वो सेफ़ है कि नहीं? क्योंकि अगर ट्रेन सेफ़ नहीं तो फिर डब्बा भी सेफ़ नहीं है। तो उतार चढ़ाव शेयर मार्केट का अभिन्न अंग है। अब उतार चढ़ाव होता है इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जो इसको समझ नहीं पाते वो उसका नुकसान उठाते हैं, जो इसको समझ पाते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ पुराने हादसे भी इसके लिए जिम्मेदार है। 92 में एक घोटाला हुआ था, आशा मेहता वाला जो स्कैम हुआ था, उसने शेयर मार्केट को 10 साल पीछे धकेल दिया। लेकिन इस हादसे से उबर के मार्केट कब संभल गया आम आदमी को पता ही नहीं। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि जब आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं तो आपने 20 साल पहले जो चीज़ सुन रखी है वही चीज़ आपके दिमाग में घर बना के बैठी हुई है। आपने एक धारणा बना ली, उस धारणा को लेकर ज़िंदगी भर बैठे हैं आप। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि यार जापान की बात सुनो, जापान में क्या हाल चाल है, अमेरिका की कहानी सुनो, अमेरिका में क्या हाल चाल है। अब इंडिया की कहानी तो हमने सुनी नहीं, और हम 40 साल में इतने बड़े हो गए हमको पता ही नहीं लगा कि जापान और अमेरिका में अब भारत की कहानियाँ सुनाई जा रही। अब चाइना की कहानी एक नई कहानी बन चुकी है। तो ऐसे ही वो जो एक हादसा हुआ था उसकी वजह से लोग डरे हुए थे, क्योंकि पिताजी ने बताया था मेरे पड़ोसी ने आत्महत्या कर ली थी, लोग पंखे से लटक गए थे। पिताजी की बात बच्चे ने सुनी और बच्चे ने अपने बच्चे को भी वही कहानी सुना दी। तो वो डर हमारे बहुत गहराई में बैठ गया। जब से लोगों का खाली पड़ा पैसा शेयर बाजार में आकर उद्योगों में लगने लगा, तब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। आपको ध्यान देना होगा कि एक बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था 97 से 2000 तक। ये स्थिति बन गई थी कि जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, फिर 10-12 साल के लिए आपने खरीदना ही बंद कर दिया। इतने दिन आप चलाते थे चीज़ों को। अचानक से लोन वाली बातें आई, लोगों को लोन देना शुरू किया, तो ऐसे हालात बदले कि पिताजी पहले रिटायर होकर मकान बनाते थे, अब बच्चा नौकरी में लगते ही पहले मकान बना रहा है, फिर शादी कर रहा है, क्योंकि उसको लोन अवेलेबल हो गया। फिर जो पैसा वो किराए में भरता था वो किश्तों में भरने लगा। इस तरीके से लोगों का सोच बदला और उस पैसे ने बहना शुरू कर दिया। फिर आपको टीवी बदलने के लिए, गाड़ी बदलने के लिए, फ्रिज बदलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लोन मिलने लगा। तो ऐसे पैसे का बहाव शुरू हो गया। तो इस पैसे के बहने से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एक अच्छी खासी तेजी आ गई, और
जिस शेयर बाजार के हलचल पर वित्त मंत्री को चिंता होती, फाइनेंस मिनिस्टर को, सभी न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर की खबरों में जो छाया रहता है, ऐसे शेयर बाजार को उतार चढ़ाव की वजह से सट्टा बाजार कहना क्या ये उचित है? आप अगर इसको ये बोलते हैं कि ये तो सिर्फ सट्टा है, तो बाकी सट्टे के बारे में वित्त मंत्री बात क्यों नहीं करते? तो हमारी स्थिति ऐसी है जैसे एक छोटे से गांव में लोग जब पोलियो की दवा देने जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि टीके को देने से कहीं हल्का फुल्का बुखार आ गया, तो लोग टीके से भागने लगते हैं कि शॉर्ट टर्म में उनको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है, लॉन्ग टर्म का इतना बड़ा फायदा वो नहीं ले रहे। वो इग्नोरेंस है, वो अज्ञान है। वही चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि हमारे यहाँ पे एक तरह की फाइनेंशियल इलिटरेसी, वित्तीय निरक्षरता कहूँगा मैं उसको, वो फैली हुई है। तो जैसे आग, पानी, बिजली, इनका गलत इस्तेमाल जानलेवा है। इनके साथ अगर खेले तो मर जाओगे आप, लेकिन इनके बगैर आप जी नहीं सकते। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट भी सेम वही चीज़ है कि इनके साथ अगर आप बगैर जानकारी के खेले तो आपको मरना ही मरना है, लेकिन इनके बगैर आप जी नहीं सकते। क्योंकि आप एक भी शेयर मत खरीदो, लेकिन सेंसेक्स जब 21,000 से 8,000 आएगा तो आपकी सब नौकरियां चली जाएगी और आपको घर बिठा दिया जाएगा। इसलिए कमरे में बैठे बैठे बम गिरेगा मर जाना है, या बाहर आके लड़ना है, लड़ना सीख सकते हो। हमारे साथ आइए, हम आपको सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।